अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। पहला आप USG लिखेंगे, USG। पहले आप लिखेंगे USG, पूरा नाम भी लिखना है, अल्ट्रा सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब देखो बात ये है कि बच्चा अंदर है ना, यूट्रस के अंदर है। पहले तो मम्मी की स्किन पूरी है ना, फिर यूट्रस की लेयर, उसके अंदर जा कर के एमनियोटिक फ्लूइड, फिर बच्चे की लेयर, फिर उसके अंदर उसके आर्गन देखने हैं। तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो जाता होगा बच्चे के अंदर तक, जो वहाँ से उसकी इमेज या उसकी परछाई जो भी है वो ले करके आता होगा, जो तुम्हें स्क्रीन में दिखता होगा। बोलो, तो ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे के अंदर भेजी जाती है सोनोग्राफी में? तो वो होती है साउंड वेव। तो ये क्वेश्चन आता है कि सोनोग्राफी में कौन सी वेव को यूज किया जाता है बच्चे को देखने के लिए? तो क्या यूज होती है? सारे बच्चे लिखेंगे इन USG साउंड वेव यूज। क्या यूज किया जाता है USG में? बोलो, साउंड वेव यूज होती है। साउंड वेव को अंदर भेजा जाता है, ठीक है ना। और वो साउंड वेव उस बच्चे का जा करके क्या बनाती है? इमेज बनाती है। ब्लर इमेज इसलिए दिखाते हैं, वो सब बताती है, ताकि हमने कल कहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में पूर्णतः बैन है। तो आप तो ये भी पता कर सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में लड़का है या लड़की है, इसलिए हमें इमेज तो दिखाई जाएगी, वो कैसे दिखाई जाएगी? ब्लर। लिखेंगे इसी में, यह डेवलपिंग फीटस का ब्लर इमेज बनाता है। ये लिख गया है, ये वाला है ना। इसके नीचे लिखेंगे यह डेवलपिंग फीटस का ब्लर इमेज बनाता है। यह विकसित हो रहे फीटस का ब्लर इमेज बनाता है। इट मेक द ब्लर इमेज ऑफ डेवलपिंग फीटस। जो फीटस बन रहा है उसका क्या करेगा ये? बोलो, ब्लर इमेज बनाएगा, ठीक है ना। क्लियर नहीं बनाता है। इससे हम लोग साउंड भी सुन सकते हैं, बच्चे की हार्ट बीट भी सुनाई देती है, ठीक है ना। लिख लेना, इन USG हार्ट बीट आल्सो लिसन। USG में हृदय ध्वनि भी सुनाई देती है, हृदय ध्वनि भी सुनाई देती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का टेस्ट बाहर से करते हैं। किसी भी प्रकार से अंदर से कोई चीज़ नहीं लेनी है, बाहर से ही हम वेव भेजते हैं यूट्रस के अंदर, जिससे डेवलपिंग फीटस का हमें क्या पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, किस परिस्थिति में है। हार्ट साउंड भी सुनाई देता है। तो अच्छी बात ये है कि अगर उसकी धड़कन है तो वो पता चलती है ना। अब वास्तव में क्या होता है, हार्ट साउंड तो 1 मंथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, और 5वें महीने में बच्चा किक मारना भी स्टार्ट कर देता है, लिखवा चुका हूँ। तो उसका हलचल जो होती है वो बनी रहती है हमेशा मम्मी के अंदर। अगर कभी भी 7 से 8 घंटे तक नहीं होती है, ठीक है ना, तो फिर हमें चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, जो मशीनें आती हैं छोटी छोटी घर में रखने के लिए, हार्ट साउंड सुनने के लिए बच्चे की, उनका भी हम लोग, फीटल डॉपलर आता है बच्चों की साउंड को सुनने के लिए। क्या आता है? फीटल डॉपलर 3-4 हज़ार रुपये का आता है। उसको लोग बाग घर में भी रख लेते हैं। अगर उन्हें कभी ऐसा लगता है कि बच्चे की हलचल कम हो गई है या कुछ भी है, तो वो खुद से भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोनोग्राफी। दूसरी लिखेंगे AFT। ये कैसा टेस्ट है? AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट लिखा हुआ है ऊपर, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। लिखेंगे इट इज़ अ ब्लड टेस्ट। यह एक ब्लड टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है बताओ? ब्लड टेस्ट है। इट इज़ अ ब्लड टेस्ट। यह एक ब्लड टेस्ट है।
इसमें लिखा हुआ है अल्फा फीटो। इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में अल्फा प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं कि कितना है, ठीक है ना, ज़्यादा है या कम है या कितना था। इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है कि पीक मान इसका इतना होता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, जब भी रहता है उसके नीचे रहता है, ठीक है। चलो तो लिखेंगे इसमें इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में, इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में, इस टेस्ट में, इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में अल्फा प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। अल्फा प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। अल्फा प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। ये चेक करते हैं कि इस प्रोटीन का लेवल कितना है मम्मी के ब्लड में, है ना, ये कितना टेस्ट प्रोटीन है। ये कब किया जाता है, इसकी भी एक निश्चित समय है। बताओ कब किया जाता है? 15वें हफ्ते में किया जाता है। कब किया जाता है? तो लिखेंगे इट इज़ डन इन 15 वीक। इसे हम लोग 15वें हफ्ते में करते हैं, 15वें हफ्ते पर करते हैं। अब सुनो, जब से बच्चा डेवलप हुआ यूएसजी बता देती है कि कौन सा वीक चल रहा है। 15वें वीक में जब हम इसका टेस्ट करवाएंगे तो इस टेस्ट के दौरान 15वें सप्ताह में इस प्रोटीन का लेवल बहुत सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इसका लेवल फुल नहीं है, कम है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके ऑर्गन या वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है। तो इस टेस्ट को इसीलिए करवाया जाता है 15वें हफ्ते में। बच्चे का जो इस प्रोटीन का लेवल होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा। लिखेंगे इस हफ्ते पर, इन दिस वीक, इस हफ्ते पर, इन दिस वीक, इस हफ्ते पर, इस हफ्ते पर, इस हफ्ते पर अल्फा प्रोटीन का लेवल सर्वाधिक होता है। इन दिस वीक लेवल ऑफ अल्फा प्रोटीन इन अ पीक, कहाँ पर होता है? सर्वाधिक होता है, एकदम सबसे ऊपर होता है ना। कहाँ पर होता है? सबसे ऊपर होता है। आगे लिखेंगे इफ इट्स लेवल इज लो, यदि इसका लेवल लो होता है, यदि इसका लेवल लो होता है, इफ इट्स लेवल इज लो, यदि इसका लेवल लो होता है, इफ इट्स लेवल इज लो, यदि इसका लेवल लो होता है, देन may be the problem of developing fetus। तो डेवलपिंग फीटस को प्रॉब्लम हो सकती है। देन मे बी द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग फीटस। बोलो कितने लोग को समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? इस टेस्ट से हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं कि अल्फा प्रोटीन कितना है, किस दिन हो रहा है ये? 15वें हफ्ते में। इस हफ्ते पर इसका लेवल कम होना चाहिए या ज़्यादा? सर्वाधिक होना चाहिए। अगर कम है तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? अगर कम है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे के ऑर्गन वगैरह सही से नहीं डेवलप हो रहे हैं। हो सकता है इसके बाद फिर हमें और भी टेस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, फीटस का कहाँ लेते हैं? मम्मी का लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? चलिए आगे लिखते हैं। अब हम लोग ये सारी चीज़ें जो देख रहे थे, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये चैप्टर की मेन जो हमारी प्रॉब्लम हो गई थी वो थी ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, उसे रोकना था, है ना। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेथड हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम ओवर पॉपुलेशन से बच सकते हैं, और कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकेंगी, वो भी हमको आज ही देखना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसमें लिखेंगे मेथड टू कंट्रोल
ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को रोकने की मेथड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को रोकने की मेथड। चलिए सबसे पहला लिखेंगे एजुकेशन। पहली चीज तो हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, है ना। हमें क्या बताना चाहिए, उसने शिक्षित करना चाहिए। तो जो शिक्षित लोग हैं वो खुद ही समझ जाते हैं कि हमें कितने बच्चे रखना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। जबकि हमारा नारा कब बहुत पहले ही बन चुका है। जो पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था उसी में हम कह दिए थे कि हमारा नारा क्या है, हम 2 हमारे 2, याद है ना। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बताओ, एजुकेशन की। लिखिए सबसे पहली चीज है शिक्षा। अगर हमारे लोग शिक्षित हैं तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जापान में सबसे अच्छा, हम जापान में इकोलॉजी में उसका वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो जापान का सबसे अच्छा आता है। क्योंकि जापान के लोग क्या करते हैं, हमने बताया है, या तो वो 1 बच्चे लेते हैं या 1 भी नहीं लेते हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस लिविंग का कॉस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये भी लिखवाया हुआ है। वहाँ पर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए हम लोग एजुकेशन पर अब जोर देंगे कि एजुकेशन से ये कंट्रोल हो सकती है। तो पहली चीज लिखेंगे एजुकेशन। दूसरा मैरिजेबल एज, शादी की उम्र, शादी की उम्र, मैरिजेबल एज। मैरिज क्या है, कितनी एज पर की जाए। देखो अभी सरकार ने बढ़ाया भी है ना। पहले क्या था, पहले 18 और 21, अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है, 21 और 23 लिखेंगे। मैरिजेबल एज फीमेल 21, मेल 23। तो ये भी एक अच्छा मेथड हो सकती है ना। बच्चे बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तभी उनकी शादी करें, है ना। पहले क्या होता था, एकदम छोटे में शादी हो जाती थी, 16 साल में, 15 साल में, और बच्ची बड़ी नहीं हो पाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट कहती है कि इतनी शादी करो, नहीं तो फिर इनके लिए क्राइम है, कानून बने हुए हैं। ठीक है ना। आगे लिखेंगे और क्या करती है, ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे, गवर्नमेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करवाए। जैसे होता है अगर किसी के 1 लड़का 1 लड़की है, इसके बाद वो प्रेग्नेंट, वो ट्यूबेक्टॉमी या वैसेक्टॉमी करवा लेता है। नाम सुने हो ट्यूबेक्टॉमी वैसेक्टॉमी? क्या होता है, सर्जिकल मेथड होती है ना। MTP कराने के मतलब कि सॉरी मेथड होती है जिसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। इसमें फलोपियन ट्यूब को और वास डिफरेंशिया को काट दिया जाता है। इस ऐसा करवाने लोगों को सरकार क्या करती है, प्राइज देती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो लिखेंगे सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट, इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट। उन्हें सरकार प्रोत्साहित करे और कुछ प्राइज वगैरह दे, तो ये भी चलता है कि भाई हाँ सच में ऐसा सही ये लोग कर रहे हैं, है ना। और फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए, है ना, कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी ही हो, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फैमिली प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले आप लोग दवाइयों का नाम सुनते थे, बहुत सारी दवाइयाँ आती थी। एक दवा का नाम मैंने बताया, सहेली, है ना। उसे एक हफ्ते में 1 बार ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, फैमिली प्लानिंग भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब तुम ये बात करते हैं, ओवर पॉपुलेशन हुआ हमें कैसे पता चला। NCERT में कुछ डाटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
कि इतने सन में हमारी जनसंख्या इतनी थी, फिर इतने ही समय में बढ़ करके इतनी हो गई, फिर इतने समय में बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है, तो क्या हमें ये लगता है कि ये जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये भी पता होना चाहिए। ये समझ में आया? सबको समझ में आया ये कि मेथड कौन कौन सी हम अभी यूज कर सकते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद बच्चे को समझा करके ये चीज़ बता सकते हैं कि भैया आप ऐसा करेंगे अगर हम लोग तो हमारी ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी। समझ में आई बात? आगे बात समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हम ये देखते हैं कि सच में पॉपुलेशन बढ़ रही थी या नहीं। लिखिए, पॉपुलेशन डाटा, जनसंख्या का डाटा। डाटा माने है, डाटा मीन्स डाटा, है ना, कितना उसका। हाँ चलिए लिखेंगे। सबसे पहले डाटा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1900 में पूरे विश्व का लिखा हुआ है। इन 19 है, हाँ देखिए लिखेंगे पूरे विश्व में। कब? 1900 में। लिखेंगे इन 1900 ऑल ओवर वर्ल्ड्स, पूरे विश्व में 1900 में कितनी थी बताओ? 2 बिलियन। लिखेंगे 2 बिलियन, अथवा इसको ऐसे भी आ सकता है 2000 मिलियन। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, सबको पता है। 1 मिलियन बराबर बताओ 10 लाख। तो ये डाटा था। और चलते हैं आगे, देखते हैं जनसंख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी। आगे लिखेंगे दो 2000 में बताओ, 2000 में हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में कितनी हो गई? 6 बिलियन। या अगर ऐसे लिखोगे तो इसके बाद बोलो 2011 कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। अब बताओ आपको लग रहा है क्या 10 साल के अंतराल में कितनी संख्या बढ़ रही है? 1-1 बिलियन सीधा इंक्रीज हो रही है। बताओ प्रॉब्लम हो रही है, जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। ये पूरे वर्ल्ड का है। इंडिया में अभी लास्ट सेंसस कब हुआ है? जनसंख्या 2011। इसके बाद होना था तो कोरोना आ गया, तो जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये अभी ऑल ओवर वर्ल्ड डाटा है। ठीक है, अब लिखेंगे इन इंडिया। अब हम अपने भारत का देखते हैं कि क्या भारत में कैसे जनसंख्या बढ़ रही थी। इन इंडिया, ये लिख गया। 1900 के समय पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 बिलियन। 2000 में कितनी हो गई? 6। और 2000 से 2011 आते आते कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। वाह, बहुत कम है वैसे, आपको लग रहा है कम लग रही है। अब आगे देखते हैं इन इंडिया। लिखेंगे भारत में, इन इंडिया। भारत में देखते हैं क्या है ना। चलो भारत में देखो, पहला लिखा हुआ है आज़ादी के समय। कब हम आज़ाद हुए थे? 1900। अच्छा ठीक है, लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के समय बोले तो 1947 के आसपास हमारी जनसंख्या पूरे भारत की कितनी थी? बोलो बोलो, लिखवाया हुआ है पहले भी। 350 मिलियन। बताओ कितनी कम थी? कितनी थी बताओ? 350 मिलियन। लिखेंगे 2000 में कितनी हो गई ये? 1 बिलियन। बोले तो 1000 मिलियन। ले
बोलो बढ़ी नहीं बढ़ी? बहुत तेजी से बढ़ी। कितना था? 350 से सीधे 1000 या 1 बिलियन हो गई, है ना। और अभी जो लास्ट गणना हुई, कब हुई थी बताओ? 2011। वहां हम लोग कितना पहुंच गए? 1.2 बिलियन। तो ये है डाटा, देख लो। इससे हमें लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या है। क्यों समस्या है, हमने ये भी बताया था। ओवर पॉपुलेशन हमारी समस्या क्यों है? बताओ भाई, ओवर पॉपुलेशन हमारे लिए क्यों समस्या थी? क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती थी तो क्या घटता था? सोर्सेस क्या हो जाते थे? घट जाते थे। खाना तो उतना ही है ना। जनसंख्या बढ़ाओगे, खाना उतना ही है, तो फिर लोगों को खाने की कमी पड़ जाएगी। कितनी बड़ी समस्या हो रही थी। तो ये बढ़ता हुआ ही जा रहा था। लास्ट जो ये अपना सेंसस हुआ है, जनसंख्या गणना हुई है 2011 में, उसमें जनसंख्या की वृद्धि 2% कम हुई है। कितनी कम हुई है? लेकिन खुशी की बात नहीं है, भले ये 2% कम हुई है, लेकिन अभी भी यह एनसीईआरटी में भी लिखा है 20 पर 1000 पर ईयर पर इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अगर 1000 लोग व्यक्ति वहां रह रहे हैं तो हर साल में 20 लोग इंक्रीज हो रहे हैं। अभी भी तो बहुत ज़्यादा है। ये 1000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बिलियन में पहुंच चुके हैं। तो सोचो, अगर 1000 में 20 लोग हो रहे हैं तो कितनी तेजी से वृद्धि होगी हर साल। ठीक है ना। स्पेशल नोट लगाइए, ये सब दिया है आपकी एनसीईआरटी में। यहाँ से आने के बाद एनसीईआरटी रीड कर लेना, सब मिलेगा। एनसीईआरटी अवश्य पढ़ा करो। किसके किसके पास है एनसीईआरटी और किसके किसके पास नहीं है? हाँ, जो नहीं है वो बहुत महान है, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं पर एनसीईआरटी नहीं रखे हैं। ठीक है, चलो हाँ लगाइए स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या है बताओ? बताओ। लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन रेट डिक्रीज 2%। जनसंख्या दर 2% कम हुई है। जनसंख्या दर 2% कम हुई है। जनसंख्या दर 2% क्या हुई है? कम हुई है। बट किंतु अभी भी यह नाउ स्टिल 20 पर 1000 पर ईयर है। कितनी है? इसका मतलब प्रत्येक 1 साल में 1000 में 20 लोग इंक्रीज हो रहे हैं। 20 व्यक्ति इंक्रीज करेंगे 1000 में, तो अभी भी कम नहीं है। और अभी तो आप लोगों ने देखा भी है कि 2022 नहीं हुई और 21 में कोरोना जब आया तो इसके बाद हमारे इंडिया में एक जनसंख्या विस्फोट हुआ और हम लोग चाइना के भी ऊपर आ गए हैं। याद है ना। तो जनसंख्या में हम लोग पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये एक डाटा था जिसको हम लोगों ने क्या किया, लिखा है। ठीक है। अब फैमिली प्लानिंग की क्या क्या मेथड हैं इसको देखना है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग करना भी आवश्यक है। आपने खुद ही बताया कि क्या करना है, हमें फैमिली प्लानिंग देखना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे कुछ एक काम करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। लिखिए सम टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है टर्मिनोलॉजी। लिखेंगे बर्थ रेट, जन्म दर,
जन्म दर। इसको और क्या कहा जाता है? नेटेलिटी। क्या कहा जाता है? नेटेलिटी। क्या कहा जाता है? बोलो, लिखिए, नेटेलिटी। क्या है ये? 1000 व्यक्तियों में कितनी बर्थ हो रहे हैं, वही क्या कहलाती है? बर्थ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। ठीक है, लिख लो। 1000 में कितनी बर्थ हो रही हैं, वही क्या कहलाती है? बर्थ रेट कहलाती है। चलिए, इसके बाद डेथ रेट, मृत्यु दर। सेम डिफिनीशन बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ बर्थ लिखे थे, इसमें क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ डेथ। कैसा हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल। 1000 में कितने लोग मर जा रहे हैं, उसमें इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? ये 2 तरह का होता है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। डेथ रेट में, डेथ रेट को और क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। ये 2 तरह का हो सकता है। एक है इन्फेंट रेट। इन्फेंट कौन होता है? नवजात शिशु। कितना? 0 से 1 साल के बच्चे, लिख देना 0 to 1 ईयर। इन्फेंट है वो, नवजात शिशु। ठीक है, कितने साल के बच्चे हैं? 0 से लेकर के 1 साल तक। बोले तो 1 महीने से 0 से लेकर के 12 महीने तक के बच्चे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नवजात शिशु, इन्फेंट कहते हैं। वो कितने मर रहे हैं, है ना। तो इनका कैसे बनाओगे? सेम, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट पर 1000 इंडिविजुअल। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या है ये? रेट क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर, है ना। जब, हाँ, प्रेगनेंसी के समय में दोनों, है ना। तो ये भी लिख लेना, नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर पर 1000 इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ क्या बताया बताओ? टर्मिनोलॉजी बताया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग फैमिली प्लानिंग की मेथड देखते हैं, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, मिटा दूं?
लिख गया? साथ ही में लिख रहे हो? बोल काहे नहीं रहे हो? हैं? हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलें? चलो लिखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? प्रिवेंट फ्रॉम, बोलो, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये अनचाही प्रेगनेंसी से बचाते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। चलिए बिठाओ। अब हम लोग इसमें एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं। ठीक है, और फिर हम लोग उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपको सारी मेथड के नाम बताता हूँ। ठीक है, मिटाऊं? चलो लिखिए मेथड। पहला लिखेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड। इसका दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। देखो इसके अंदर क्या क्या आएंगी। नेचुरल में हमारी एनसीईआरटी में 3 मेथड दी हुई हैं। कितनी मेथड दी हुई हैं? 3 है। पहला नंबर लिखा हुआ है जो, वो है पीरियोडिक अबिस्टेंस, है ना? लिखेंगे क्वाइटस इंटरप्ट्स। दूसरी मेथड है क्वाइटस इंटरप्ट्स। और तीसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया। याद है? लिखिए लैक्टेशनल एमनोरिया। ये 3 मेथड हैं। इनका क्या मतलब समझते हैं कोई? मैंने इनको अभी लिखना भी है। देखो, पीरियोडिक अबिस्टेंस का मतलब होता है, जो अभी हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड कितने समय का होता है। कितना समय का होता है? 28। वहाँ पर मैंने बताया था कि ओवल्यूशन किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। तो इसमें हम लोगों ने ये भी वहाँ पर भी बताया था कि ओवल्यूशन से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक अगर
सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। तो हम 14वें दिन को तो एनसीईआरटी में लिखा है 10 से 13 दिन तक, 10 से 17 है ना, 17, अगर इसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये किसके हिसाब से गिनना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिस दिन से स्टार्ट होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर के 10 से 17 के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक एब्स्टेंसेस। ठीक है। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसे विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं। विड्रॉवल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन फ्रॉम द फीमेल वेजाइना, है ना। जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है, बोले तो मेल सीमेन बाहर आने वाला होता है, तो मेल के पेनिस को वेजाइना से बाहर कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म ही अंदर नहीं जा पाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? इसमें क्या होता है एमेनोरिया? जैसे जिस समय डिलीवरी होती है उस समय हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मिल्क सिक्रीशन कराना होता है, मिल्क प्रोड्यूस बनाता है। इस हार्मोन्स के कारण सामान्यतः यह देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद 1 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, बोले तो ओवल्यूशन नहीं होता है। तो जब ओवम रिलीज ही नहीं होगा, तो क्या दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं होगी। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि 5 से 6 महीने तक प्रेगनेंसी के बाद साइकिल नहीं आती, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है। किसी में 2 महीने में भी हो सकती है, किसी में 3 महीने में, किसी में 1 महीने में, मतलब ये वेरिएबल है। अर्थात ये जो सारी मेथड हैं, ये हम ये नहीं कह सकते, इनमें सब में रिस्क है। ठीक है ना। इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। हो सकता है ओवल्यूशन हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस के कारण 14 के पहले हो गया हो या बाद में हो गया हो। इसमें क्या होता है? जो मेल सीमेन होता है वो प्री सेमाइनल फ्लूइड होता है ना। सीमेन के निकलने से पहले कुछ फ्लूइड रिलीज होता है, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी कर सकता है। और ये तो बता ही दिया कि कोई फिक्स ही नहीं है कि 6 महीने तक नहीं होगी, 6 महीने से पहले भी हो सकती है, 6 महीने के बाद भी। पर इन्हें हम लोग नेचुरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के डिवाइस को यूज नहीं करते हैं। क्या अभी इसमें कोई उपकरण लगाया गया या कोई चीज़ यूज की गई तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड कहते हैं। ये पहली है। अभी इसके आगे दूसरा, ये हमें अभी एक एक करके, ये जो मैं बताया हूँ, जो समझाया हूँ, ये एक एक करके लिखना भी है। ठीक है। चलिए दूसरी लिखेंगे, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। बैरियर मतलब होता है अवरोध। अवरोध मतलब रोकने वाला। कोई ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे जो स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक देंगे, या स्पर्म ट्रांसफर को क्या कर देंगे? रोक देंगे। इसकी कुछ मेथड हैं, इस तरह बनाएंगे। जैसे इसकी ये 3 थी, ऐसे अब बैरियर मेथड की 3 जितनी भी हैं उसको लिखना है। पहला है कॉन्डोम्स। ये बेस्ट मेथड होती है, 100 बार आ सकता है, और इसके बाद भी 100 बार ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे अच्छी बैरियर मेथड कौन सी है? कौन सी होती है? कंडोम्स होती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। ये अच्छी क्यों है ये भी बता रहा हूं, क्योंकि सारी बैरियर मेथड जो अभी तक अब आप नीचे पढ़ोगे वो केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती हैं, लेकिन कंडोम्स एक ऐसा है जो एसटीडी से भी बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नॉट ओनली एड्स, जैसे एड्स के जैसे और भी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलती हैं, उनसे भी ये बचाता है। बाकी अभी तक आप जितने भी पढ़ोगे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं, लेकिन एसटीडी से, बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा सकता है। इसीलिए ये बेस्ट है, इजीली अवेलेबल है
और इंडिया में मेल के द्वारा सबसे यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे पहला कंडोम्स, दूसरा ऐसे बना के लिखते चलें, दूसरा सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, डायफ्राम्स क्या होते हैं? डायफ्राम्स भी ऐसे डिवाइस हैं जो फीमेल वेजाइना में इंसर्ट कराएंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से ये भी क्या करेगा, बचाएगा। अगला है वोल्ट्स, वोल्ट्स ये भी डिवाइस है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगा। चलिए ये ऊपर वाला मिटा दूं। अगला है IUD, IUD IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग यूट्रस में क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, है ना। तो पूरा नाम लिखेंगे पहले, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इनकी भी कुछ कैटेगरी है। पहला लिखेंगे नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल से संबंधित कोई भी चीज़ यूज नहीं है इसमें। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, जैसे लिख देना लाइपेज लूप, इसका एग्जांपल है लाइपेज लूप। हाँ, यूटेराइन डिवाइस, यूट्रस में फिक्स करते हैं, लाइपेज लूप इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग, कुछ ऐसे हैं जो क्या रिलीज करेंगे, कॉपर रिलीज करवाएंगी। कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। ये कैसी हैं? कॉपर रिलीज करवाने वाली हैं। ये बॉडी में फीमेल की ब्लड में कॉपर रिलीज करके छोड़ेंगी और वो कॉपर क्या करेगा, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके स्पर्म को किल करवाएगा या उसकी मोर्टेलिटी को रोक देगा। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग। अगली है हार्मोन रिलीजिंग, ये इससे क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट 2024 में कि कौन सी हार्मोन्स रिलीजिंग है। बोलो, एक है प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। लाइपेज लूप, ये लाइपेज लूप है वो। और लिख लेना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? अगला है IUD के बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल मतलब क्या होता है?
खाने वाली, मतलब इसमें दवाइयाँ रहेंगी, पिल्स, है ना, जैसे मालाडी, मालायान, सहेली, ये सब इसमें आएंगी। अभी इनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये कौन से नंबर का, जो भी रहा हो, चौथा ये था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। अगला है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में इंसर्ट कराएंगे कुछ केमिकल, है ना, जिसके कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है एक इम्प्लांट्स, हैं, हो गया एक ही बात। अच्छा, केमिकल मेथड, एक इम्प्लांट्स भी है, केमिकल मेथड भी है, लिख लो केमिकल मेथड। केमिकल मेथड कौन से नंबर की है, छठवीं, है ना। और अगला बोलो, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, और बोलो, बताओ। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स, सतमा इम्प्लांट्स है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, बताएगा कोई। इम्प्लांट्स सिलिकॉन के बने हुए सिलेंडर होते हैं, उसको फीमेल के फोर आर्म्स में क्या कर दिया जाता है, फिक्स किया जाता है, और वो हार्मोन्स उस तरह के रिलीज करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड, है ना, सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी, दोनों के ट्यूब को भी काट देंगे, उससे भी क्या हो जाएगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। ठीक है। तो बोलो कौन कौन सी मेथड पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहली है ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड, उसमें क्या क्या पढ़ना है बताओ। उसमें हम लोगों को देखना है पीरियोडिक अबिस्टेंस, क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रावल मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया। बैरियर मेथड में क्या क्या देखना है, कंडोम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट्स और डायफ्राम। फिर इसके बाद कौन सी मेथड है, आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसे यूट्रस में फिट करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ आईयूडी के, नॉन मेडिकेटेड का लाइपेज लूप, और कॉपर रिलीजिंग के 3, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इसके बाद हार्मोन्स रिलीजिंग कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टासर्ट और LNG 20। इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स आएंगी, मैं लिखवाऊंगा, मालाडी, मालायान, सहेली। इंजेक्टेबल, इंजेक्शन के द्वारा। केमिकल्स, कुछ केमिकल होंगे, कुछ जेली होंगी, कुछ क्रीम होंगे, जिनको हम लगा करके स्पर्म को क्या कर सकते हैं कि इम्प्लांट्स क्या होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, सिलेंड्रिकल सिलिकॉन के बने हुए रहते हैं, और उन्हें यहाँ आर्म्स में क्या कर देते हैं, फिट कर देंगे। और सर्जिकल मेथड में छोटी सी सर्जरी करके मेल या फीमेल दो में से किसी एक में, है ना, क्या कर देंगे, कट लगा करके, और गैमीट ट्रांसफर को रोक देंगे, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। अब कल के वीडियो में इन सारे मेथड को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है। बैरियर मेथड क्या है और कौन सी मेथड में क्या क्या यूज होता है, कैसे ये काम करती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।